नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। उम्मीद करूंगा कि आपने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा जिसमें मैंने मैट्रिसेस के बारे में सब कुछ बताया था। आप उसी के आगे देखना यहाँ पे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट क्या होता है, बहुत कुछ मिलता जुलता है, मैट्रिक्स से ही सब कुछ बना है, ये डिटर्मिनेंट भी बना हुआ है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए डिटर्मिनेंट होता क्या है। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब होता है एन बाई एन, एक ऑर्डर है एन बाई एन। वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहाँ ये जो बात कही जा रही है इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ए एन बाई एन ऑर्डर का, इसको हम किसी ना किसी रियल नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं, रियल नंबर। या सिंपल लैंग्वेज में एक फंक्शन, आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, 12th में भी पढ़ा है। हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, उसको मैंने लिखा तो नहीं है बट आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये फंक्शन है और m से मान लीजिए इसमें n बाई n के ऑल मैट्रिसेस हैं इसमें, और यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि जिसमें हर एक मैट्रिक्स, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाई n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इमेज कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो ये जो इमेज होगा यही कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए कोई बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इमेज हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बात ये आता है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो हम एक एक करके देखेंगे। मान लीजिए कोई 1 बाई 1 का मैट्रिक्स है। 1 बाई 1 मतलब 1 रो हुआ और 1 कॉलम। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले आप याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ऐसे DET ए लिख के, या ऐसे 2 लाइन लगा देते हैं। अब दोस्तों, आप ये मॉड से कंफ्यूज मत होना। मॉड हम कब लिखते हैं, जब कोई रियल नंबर लिखते हैं, रियल नंबर के लिए। और यहाँ पे जो सिंबल है डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला है। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट मतलब ए पूरा लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे A11। तो ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ये पूरा का पूरा वही एलिमेंट आ जाएगा A11, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A11 इस तरह से। अब चलिए दोस्तों, हम 2 बाई 2 का अगर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का और ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। आप अक्सर कंफ्यूज होते हो। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि जहाँ डिटर्मिनेंट है वहाँ भी आप जल्दीबाजी में मैट्रिक्स का साइन यूज करते हो, जिससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क समझिए। डिटर्मिनेंट में सीधे जस्ट 2 लाइंस आपको ड्रॉ कर देनी है, वर्टिकल लाइंस, और मैट्रिक्स में थोड़ा सा यहाँ पे टर्न कर देना है हमें यहाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब जैसे हमने जब ए लिखा था तो यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल लगाया है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल। लेकिन अगर जैसे हम दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, तो मैट्रिक्स का सिंबल गायब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A11 A12 A21 और A22, ये हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आप इसमें क्या करते हैं, हम डायगोनली इंटू करके क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे A11 को इंटू कर देंगे हम लोग A22 के साथ, A11 इंटू A22 माइनस, यहाँ बीच में माइनस आएगा, और A21 को इंटू कर देंगे A12 के साथ, A21 इंटू A12। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट, जैसे आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमको इसको एवेलुएट करना है, ये ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ही है, इसमें मैट्रिक्स लिख के नहीं कहा, सीधे दे दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 का इंटू करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 2, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर -1 और 4 का इंटू करेंगे, -1 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, +4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। आंसर हो जाएगा हमारा 8।
चलिए दोस्तों, आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। ये भी हमें इवेलुएट करना है तो बहुत ही आसान है। पहले x और x का इंटू करेंगे, x इंटू एक्स माइनस, फिर किसको इंटू करेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 को। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ सॉल्व किया गया, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, तो कितना दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 1/1 और 2/2 की। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 3/3 है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट हुआ, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। पता है इसमें कि कुल 9 एलिमेंट्स होते हैं, 3 रोज होते हैं, R1 R2 R3, और 3 कॉलम्स होते हैं, C1 C2 C3। तो कुल तरह मतलब इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअल में कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तब जो नंबर आता है वो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब एक्सपेंशन हम कितने टाइप्स के कर सकते हैं, 6 टाइप से कर सकते हैं। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो 3 रोज हैं 3 कॉलम्स, यानी कि किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के साथ। साथ ही साथ एक्सपेंशन करते टाइम आप ये साइन याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब अल्टरनेट आप लिखते चले जाइए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, उसके बाद प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये चीज़ दोस्तों आप याद रखना, कहीं भी गलती नहीं होगी ये चीज़। अब देखिए हम आपको समझाते हैं एक्सपेंशन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में मैंने यही बात लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी इवेलुएटेड बाय एक्सपेंडिंग अलोंग अ रो और अ कॉलम। चाहे हम रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके निकालें, चाहे कॉलम के अलॉन्ग। देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज होते हैं, 3 रोज, और कॉलम्स कितने होते हैं, 3। तो इनका हम किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंशन करके निकालते हैं। सो देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 तरह से हम कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3 ऑर्डर का। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, 6 तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। अब थोड़ा आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन क्या बताया है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमें करना है R1 के अलॉन्ग। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, A11 A11। सबसे पहले लिख देंगे A11। अब देखते हैं दोस्तों, A11 कहाँ है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसको आप ढक लोगे तो बचेगा क्या हमारा, A22 A23 A32 A33, ये आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस ही रहेगा। प्लस के बाद आता है माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे आगे माइनस लगाएंगे। और अब क्या बचता है हमारा, यहाँ पे अब बचता हमारा A12 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे A12 बच रहा है। तो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ दोस्तों इसको। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ आपके सामने ही है A11, ये चीज़ हमने लिखा है, यहाँ पे ये वाला चीज़ लिखा। अब आता है A12। अब ये है A12। A12 किस में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। तो बचता क्या है इसमें, A21 और A31। यहाँ लिखेंगे A21 A31 और A23 A33, A23 और A33 बचता है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब फिर यहाँ पे आएगा प्लस, अब यहाँ पे आएगा फिर प्लस। अब लिखेंगे A13, यहाँ पे देखिए A13 लिख दिया हमने। A13 कहाँ है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो बचेगा क्या इसमें, A21 A22, देखिए A21 A22 A31 A32 A31 A32, ये बचेगा। अब 2/2 में कन्वर्ट हो गया। अब जो 2/2 का दोस्तों डिटर्मिनेंट है, पता है डायगोनली हमें इंटू कर देते हैं, फिर माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, उसको आपको पता ही है, ऊपर ही बताया गया है। तो दोस्तों ये था एक्सपेंशन अलॉन्ग R1। अब चलिए देखते हैं हम एक्सपेंशन अलॉन्ग R2। R2 में देखिए क्या होगा। देखिए हमने जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज किया है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ है। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस माइनस प्लस। तो साइन कन्वेंशन में देखिए यहाँ पे क्या था, A21 था, पहले माइनस है, यहाँ पे हमने A21 लिखा। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम में है और सेकेंड रो में, इसको ढक लेंगे तो बचेगा हमारा A12 A13 A32 A33। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A21 है तो फर्स्ट कॉलम को और इसको क्या करेंगे, सेकेंड रो को ढक लेंगे तो बचेगा A12 A13 A32 A33, ये चीज़ बचेगा हमारा। तो देखिए वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, A12 A13 A32 A33। नेक्स्ट में क्या है, माइनस के बाद फिर आता है यहाँ पे प्लस, इसको लेंगे A22। तो क्या करेंगे, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढक लेंगे तो बचेगा A11 A13 A31 A33। देखिए हमने यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है A22, ऐसे ही A23 भी हो जाएगा। A23 के साथ क्या होगा, प्लस, पहले यहाँ देखिए माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस। अब A23 के लिए किससे इंटू करेंगे, देखिए थर्ड कॉलम में और सेकंड रो में, तो बचेगा क्या A11 A12 A31 A33, ये चीज़ बचा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, ये चीज़ लिखा है, इस तरह से एक्सपेंशन हुआ दोस्तों। इसी तरह से आता है इसमें एक्सपेंशन अलॉन्ग R3। R3 के अलॉन्ग हमें एक्सपेंशन करना है, तो R3 के अलॉन्ग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये R3 हो गया, ये हो गया R3। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस फिर माइनस आया फिर प्लस आया, तो कितना लिखेंगे A31। अब यहाँ क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा A12 A13 A22 A23, ऐसे फिर माइनस A31 फिर हो जाएगा A32, तो A32 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को गायब कीजिए तो A11 A13, ऐसे ही जगह A21 फिर A23 A23, ये चीज़ हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही लास्ट में जगह प्लस प्लस माइनस प्लस A33 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, A11 A12 A21 और A22, ये यूज करेंगे दोस्तों। आप देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्सपेंशन अलॉन्ग R3, ये हो जाएगा R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन। अब बात आता है फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन, तो ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है C1। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब इसके अलॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, A11, इसमें इंटू किससे करेंगे, वही हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A22 A23 A32 A3, ऐसे कर लेंगे दोस्तों। फिर आता है माइनस, लिखेंगे A21। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा A12 A13 A32 A33, प्लस माइनस फिर लास्ट में आएगा प्लस, क्या बचेगा यहाँ पे A31, ये हो जाएगा A31। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, A12 A13 फिर A22 A23, और 2/2 का जो आएगा डिटरमिनेंट उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों इस तरह से C2 और C3 के भी अलॉन्ग हो जाएगा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप अपनी कॉपी पे डिटरमिनेंट को बना के 3/3 का कंपेयर कर लेना, आप अपने आप से थोड़ा एक्सपेंशन करना इसको। अब चलिए दोस्तों आपके सामने एक एग्जांपल है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट, मतलब इसका इवेलुएशन करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालेंगे, इसमें 6 मेथड है एक्सपेंशन करने का, तो किसी के भी अलॉन्ग आप एक्सपेंशन करके निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है। हाँ दोस्तों, एक मतलब तरीका होता है कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, आप उसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन करो, जिससे कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा और इजीली आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखने में ही लग रहा है, आप देखिए ध्यान से, कि थर्ड कॉलम जो है ना, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना अच्छा है। तो देखिए हमने इसी के अलॉन्ग किया है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे 4 है, प्लस माइनस प्लस,
तो क्या आएगा, 4 के बाद प्लस आएगा, यहाँ देखिए +4, और क्या हो जाएगा इसमें -1 3 -1 3 4 1। ऐसे ही फिर आएगा यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ प्लस के बाद ये 0 आता है, 0 में कौन सा रो गायब होगा, कौन सा कॉलम, सेकेंड रो गायब होगा और थर्ड कॉलम, तो बचेगा 1 2 4 1 1 2 4 1। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फिर 0 इंटू हो जाएगा, लास्ट में 1 2 -1 3 हो जाएगा ये चीज़। तो ये देखिए 0 से इंटू करके ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू -1 4 3 जा 12 -12, तो -13 हो जाएगा, 4 इंटू -13 कितना हो जाएगा, -52 हो जाएगा। ये चीज़ हुआ दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट। ये चीज़ दिया है इसमें, इवेलुएट। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए आपको लग रहा होगा ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिया गया है ये डिटरमिनेंट। देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हो गए और बाकी जो एलिमेंट्स है जो अपोजिट हैं उनका साइन क्या है, चेंज। ये मैंने आपको सिखाया था, वही चीज़ है। चलिए देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो देखिए हमने एक्सपेंशन किया है R1 के लॉन्ग, देखिए क्या हो जाएगा एक्सपेंशन इसका। पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये इसको बनाएंगे, तो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, फिर क्या आएगा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या बनेगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा 0। और थर्ड वाला क्या है, माइनस कॉस अल्फा है, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 0 से इंटू करके पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन अल्फा है, यहाँ डायगोनली इंटू कीजिए तो 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और लास्ट में कितना है माइनस कॉस अल्फा, यहाँ इसको कैलकुलेट कीजिए साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0। अब देखिए अल्फा बीटा और गामा कुछ भी हो इस टाइप से देखिए वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ आप अपनी कॉपी पे लिख लेना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना आप क्या होता है वो, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये कब होता है, 3/3 ऑर्डर के लिए दोस्तों। 3/3 ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए डायगोनली इंटू कीजिए आप। तो डायगोनली इंटू करके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे देखिए हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पे देखिए आएगा एक्स स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस √8 को लिख सकते हैं 2√2। ये आप अपने से करना दोस्तों इसका कैलकुलेशन। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट्स की, चलते देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ क्या है इसमें। प्रॉपर्टीज़ दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना आप, क्योंकि आगे के जो प्रॉब्लम्स होंगे इन्हीं पे होंगे और बोर्ड एग्जाम पे इस पर एक क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज़ पे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इसमें। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर इसके रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें, या सिंपल वर्ड में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मिलता है। जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है और इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, एक ट्रांसपोज, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला और हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये इक्वल आएगा। ध्यान रखना मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है जरूरी नहीं है, तो केवल सिमेट्रिक के केस में ही होता है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये दोस्तों इसको याद रखना आप। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, प्रूफ आप इजीली ले सकते हो इसमें करके। तो ट्रांसपोज का अलग निकाल दो, उसको मैट्रिक्स का अलग निकाल दो। जैसे मान लो हमने ले लिया ABC ले लिया, यहाँ XYZ ले लिया, यहाँ पे UVW लिया, इसका एक्सपेंशन कर दो आप और इसके ट्रांसपोज का कर दो, जैसे AXU BYV CZW। तो दोस्तों आप देखोगे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है NCERT टेक्स्ट बुक का है। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट है
अब इसके हाँ, इसका जो हमने सिंबल यूज किया है ट्रायंगल जैसा, इसको कहते हैं डेल्टा। इस क्या होता है डेल्टा, इससे भी डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं हम। अब जब हम इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, जो 2 - 3 5 रो था ये फर्स्ट कॉलम बन गया। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। इसका नया नाम दे दिए डेल्टा। अब चलिए हम दोनों को एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं। पहले हम डेल्टा निकालते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका एक्सपेंशन कीजिए आप, ये एक्सपेंशन कीजिए, ये आएगा। हमने सिखा दिया है आपको एक्सपेंशन करना, अपनी कॉपी पे एक्सपेंशन कीजिए। और ये जो इसकी वैल्यू आई एक्सपेंशन करने के बाद, वो आई है -28। देखिए यहाँ पे वैल्यू आई है -28। अब चलिए हम डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 मतलब उसके ट्रांसपोज का। इसको भी चलिए हमने एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया। तो R1 क्या है यहाँ पे देखिए, दिख रहा है 261। तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। 2 6 -6, 2 लेंगे तो क्या बनेगा 0 5 4 -7, -6 लेंगे -3 5 5 -7, प्लस 1 है -3 0 5 4। अब इसमें क्या करोगे आप, इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। इसके बाद फिर आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा -28। कितना आ गया -28। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यूज़ क्या हो गई सेम, कितना आई -28। हेंस प्रॉपर्टी 1 इज़ वेरीफाइड। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना आप कि यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए बताई गई आपको, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। तो आप उसको नाम से मत याद रखिए कि ये फ्रॉम प्रॉपर्टी 1, फ्रॉम प्रॉपर्टी 2, ऐसा नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं रीजन लिखना हो तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, इसको बताना हो, तो आप लिखने की बजाय प्रॉपर्टी 1 सीधे लिख दो कि हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस तरह से लिखो। ये प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 नाम से मत याद रखना। वो तो बुक में एक सहूलियत के लिए दिया है कि हाँ चलो हम कहाँ से कहाँ अभी हम इसी ऑर्डर में बता रहे हैं, तो चलो हम इसको 1 नाम दे दिए, 2 नाम दे दिए, लेकिन आप उस चीज़ को मेंशन करना, आप उस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, इफ़ एनी 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसको ध्यान से देखना, कोई भी डिटर्मिनेंट है, इसके 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर लो। ध्यान रखना, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब, अगर पहले प्लस में अगर आया था तो बाद में माइनस में आएगा, और अगर पहले माइनस में आया था तो बाद में प्लस में आएगा। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 1 × 5 -3 × 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 - 6 = हो जाएगा -1। अब चलिए ज़रा हम इंटरचेंज कर देते हैं। किसको चेंज करते हैं, R1 और R2 को। किसको किसको इंटरचेंज करते हैं, R1 और R2 को। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2। इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 2 = 6, 1 5 = 5, कितना हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे अगर माइनस में आया था तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। मतलब इसका साइन क्या होता है, वो आपस में इंटरचेंज। रो, कोई भी 2 रो इंटरचेंज करेंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का आपस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उनका साइन भी आपस में चेंज हो जाता है। वेरीफाई प्रॉपर्टी 2। अब देखिए यही 3/3 के लिए हमको यही प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो इंटरचेंजिंग रोज R1 एंड R3। चलिए इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया गया है, R1 R3 को। तो मान लीजिए नया डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 बनता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 5 - 7, यहाँ हो जाएगा 2 - 3 5 और 6 0 4 अपना बना रहेगा। अब हमको दिखाना है कि डेल्टा 1 माइनस डेल्टा के इक्वल है, मतलब जो डेल्टा 1 आएगा वो अपोजिट साइन के साथ आएगा, तो माइनस से हम इंटू कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने डेल्टा को कैलकुलेट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा निकाला है, मतलब डिटर्मिनेंट। मुझे लगता है मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग, हाँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया। देखिए ये चीज़ आया, ये चीज़ आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 224। इसको करना आप अपनी कॉपी पे। अब दोस्तों हम किसको किसको हमने इंटरचेंज किया है यहाँ पे, R1 और R3 को। देखिए 1 5 7 ऊपर चला गया और 2 - 3 5 नीचे।
अब जब हम इसको एक्सपेंडिंग करेंगे किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग, तो देखिए ये एक्सपेंशन हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -224। यहाँ पे कितना आया था देखिए ध्यान से, यहाँ आया था 224 आया था, यहाँ पे -224। तो 224 किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल, तो डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, -224। अब 224 की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, ये हो गया प्रूफ। हेंस प्रॉपर्टी 2 इज वेरीफाइड। अब चलिए प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम होता है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल या सेम हो जाए, या प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशियो सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ABC XYZ, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे UVW। प्रोपोर्शनल का मैं मतलब समझा रहा हूँ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R2 और R3 के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है, यह हो गया R2 और R3। इसका मतलब ये हो गया कि B और C का रेशियो ये इक्वल हो जाएगा Y और Z के रेशियो के, और ये इक्वल हो जाएगा V और W के रेशियो के। इनका रेशियो सेम हो जाए, छोटी क्लास में आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा है। या आइडेंटिकल हो जाए, रेशियो सेम होने के अलावा अगर ये आइडेंटिकल हो जाए, देखने में सेम है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। आप देखिए आपके सामने एक मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया है, एक तो देखिए यहाँ देखिए सारे 2 हैं और सारे 3 हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। इसका 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 तीनों का रेशियो 2/3, तो होना क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और दिख रहा है, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 3 2 3, थर्ड रो के एलिमेंट्स है 3 2 3, तो देखिए ये आइडेंटिकल वाला केस हो गया, 3 3 के इक्वल, 2 2 के इक्वल और 3 3 के इक्वल, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलिए देखते हैं हम इसे, हमने यहाँ पे एक्सपेंशन किया है, देखिए किसके अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, फर्स्ट रो के अलॉन्ग 3 इंटू कितना जाए 2 3 2 3, ठीक। फिर कितना जाए माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, -2 कितना जाए 2 3 3 3, यहाँ भी आएगा 2 3 3 3, फिर लास्ट में +3 है तो कितना जाएगा 2 3 2 2, यहाँ हो जाएगा 2 3 2 2, ये हो जाएगा। आप डायगोनली इंटू करके आप एक्सपेंशन कीजिए तो कितना आ गया, 6 - 6 कितना हो जाएगा जी, 0। तो देखिए आ गया 0। अब दोस्तों आता है प्रॉपर्टी 4। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, उसके ट्रांसपोज का निकालो, क्या आता है, सेम आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या किया, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो उनका साइन चेंज हो जाता है। और थर्ड में मैंने क्या बताया कि कोई भी दो रोज या कॉलम्स के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल या सेम हो तो क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू इज गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, तो उसकी वैल्यू के टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक चीज़, इसमें देखना आप ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए हमने एक 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया है ABCD, और मान लीजिए हमने किसी स्केलर K से इंटू किया, तो क्या होता है आपको पता है, इसके सारे एलिमेंट्स पे इंटू होता है, K इंटू A, K इंटू B, K इंटू C, K इंटू D, ये होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी की जगह अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें ABCD, तो इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में होगा। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट रो में इंटू कर दिया तो लिखेंगे K इंटू A, K इंटू B, K इंटू सॉरी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वही चीज़ बताना है हमें, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ हो जाएगा D, तो केवल हमने फर्स्ट रो में इंटू किया है। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लीजिए हम K से इंटू कर रहे हैं यहाँ पे ABCD, अब मेरे मन में आया चलो सेकेंड रो में इंटू करते हैं, तो फर्स्ट रो में इंटू नहीं होगा, AB हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K इंटू C, K इंटू D हो जाएगा। ऐसे अगर फर्स्ट कॉलम में इंटू करते हैं तो K इंटू A, K इंटू C हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा।
और ऐसे ही अगर हम चाहते हैं सेकंड कॉलम में इंटू करें तो ए सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के इंटू बी, के इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में उस केस से इंटू होगा। देखिए इसमें इफ डेल्टा इज ए डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा 1 बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी और कॉलम बाय के, देन डेल्टा 1 जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो के टाइम्स आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, इसकी वैल्यू आती है मान लीजिए m आती है। अब हम मान लीजिए इसमें k से इंटू कर दिए फर्स्ट कॉलम में, k इंटू ए, के इंटू सी, बी डी। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो k इंटू एम हो जाएगा, मतलब जो नई वैल्यू हो जाएगी वो ओल्ड वैल्यू की k टाइम्स हो जाएगी। यही मतलब है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में हम किसी कांस्टेंट से इंटू करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, नई वैल्यू है, वो ओल्ड वैल्यू की उतने टाइम्स हो जाएगी जिससे हम इंटू कर रहे हैं। ये चीज़ लिखा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू इज गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, यानी उसकी वैल्यू भी के टाइम्स बढ़ जाएगी, नई वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स। देखिए आपके सामने से हमें के से इंटू करना था, यहाँ देखिए हमने फर्स्ट रो में इंटू किया, या यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड कॉलम में इंटू कर दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैट्रिक्स में इंटू करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स में करते हैं, और डिटर्मिनेंट में इंटू करते हैं तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों एग्जाम्पल 9। अब चलिए इसको हमें इवेलुएट करना है। तो हाँ, एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना कि अगर कोई भी नंबर किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन हो रहा है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। जैसे हम इंटू कर सकते हैं, वैसे ही उस नंबर को जो कॉमन है उस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर सारे एलिमेंट्स में प्रेजेंट है तभी हम आउटसाइड लिख सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में है कि किसी भी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में वो नंबर प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, बाहर ले सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है इसमें देखिए 1 0 2 18 36, सेकेंड रो है 1 3 4 17 3 6। तो वैसे तो आप डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर सकते हो जैसा बताया गया ऊपर, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 102 को लिख सकते हैं 6 इंटू 17, यहाँ लिख सकते हैं 18 को 6 इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। तो फर्स्ट रो में देखिए 6 प्रेजेंट है तो 6 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 17 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1 3 4, और थर्ड दिया 17 3 6। तो दोस्तों आप देखिए R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल, मतलब सेम है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से इंटू हो गया तो कितना आ गया, 0। अब देखिए प्रॉपर्टी 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब जैसे मान लीजिए ए है, इसी को हमने दो एलिमेंट्स के सम में लिखा है b प्लस सी, इस टाइप से, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। आप ज़्यादा नहीं, आप सीधे देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 नंबर के सम में लिखा है, सेकेंड रो के एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो का ही जो दूसरा एलिमेंट है उसको 2 एलिमेंट्स के सम में लिखा है, और जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसको 2 एलिमेंट्स के सम में लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं A1 B1 C1, ये हो गया, A2 B2 C2, ये हो गया, A3 B3 C3, ये हो गया। अगेन λ1 B1 C1 यहाँ हो गया, λ2 B2 C2 यहाँ हो गया, और λ3 B3 C3 यहाँ हो गया। तो 2 डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, यहाँ पे सम हो गया। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट, हमको ये दिखाना है कि ये 0 है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड रो है इसके एलिमेंट्स को 2 एलिमेंट्स के सम में लिखा है, तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले लिखेंगे a a x हो गया, फिर b b y हो गया, फिर c c z हो गया, c c z हो गया। अगेन प्लस दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, a2x फिर x, देखिए a2x x हो गया, फिर b2i y, यहाँ भी b2i y हो गया, और यहाँ पे c2z z, ये हो गया, ये चीज़ हो गया।
अब देखिए जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है इसमें देखिए R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। फर्स्ट रो देखिए ABC है और सेकेंड रो भी ABC, आइडेंटिकल होने से क्या हो गया, ये 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, जैसे 2 और x का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। 2i और y का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2z और z का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। तो रेशियो सेम हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 है यहाँ पे। जैसा कि मैट्रिक्स में बताया गया था दोस्तों, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया था, सेम वही चीज़ यहाँ भी है। अब ये जो 6 प्रॉपर्टी है, पहले मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ़ वी अप्लाई द ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशंस आपने याद होगा आपने किया था मैट्रिक्स में, जैसे R1 में हमने क्या किया, R1 में किसी सेकेंड, मान लो सेकेंड रो के एलिमेंट्स में K से इंटू करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, या मान लीजिए सेकेंड कॉलम में हमने क्या किया, सेकेंड में -K से इंटू करके थर्ड कॉलम में फिर इसमें जोड़ दिया, मिला दिया। तो इस टाइप के जितने भी ऑपरेशंस करोगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है लेट डेल्टा इक्वल्स टू इतना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो फर्स्ट रो में हमने क्या किया, थर्ड रो में कैसे इंटू करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो A + K A3 B1 + K B3 C1 + K C3 ये कर दिया। दोस्तों इसका आप एक्सपेंशन करोगे और इसका एक्सपेंशन, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि ये डेल्टा है ये और ये डेल्टा 1 है। तो इस ऑपरेशन के बाद भी क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए दो तरह से लिख दिया है, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट रो में ऐड किया, थर्ड रो में K से इंटू करके, तो ये चीज़ आया। अभी जो पिछली प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा A2 A3 B1 B2, ये 1 है दोस्तों, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा K A3 A2 A3 K B3 B2 B3 और K C3 C2 C3, ये चीज़ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको लिखने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो वही हो गया, वही हमारा पुराना वाला हो गया। इसमें क्या है, K हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे फर्स्ट रो से, A3 B3 C3 और यहाँ भी हो जाएगा A3 B3 C3। तो R1 और R3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो बचेगा कितना, डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा। ये चीज़ हमको प्रूव करना था, ये दिखाना था, या प्रॉपर्टी यही थी। अब चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 11 आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का है। ये देखिए डिटर्मिनेंट है, प्रूव दैट। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि आप 2 स्टेप 4 स्टेप जितना भी हो सकता है आप प्रॉपर्टी का यूज करके सिंपल बनाइए और लास्ट में उसका एक्सपेंशन कर दीजिए आप। कभी कभी आता है विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। तो दोस्तों विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक डिटर्मिनेंट से दूसरा डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको कोई चीज़ प्रूव करना है, मीन्स ओनली यूज प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी का जब आप यूज करते हो तो डिटर्मिनेंट से या तो डिटर्मिनेंट मिलता है या डिटर्मिनेंट से कोई जीरो मिलता है बस, और नॉन जीरो रियल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप कि डिटर्मिनेंट में अगर केवल हम प्रॉपर्टी लगाएं तो दूसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा, तीसरा डिटर्मिनेंट मिलेगा, या प्रोपोर्शनल इन टाइप का अगर सिचुएशन आए तो जीरो हो जाएगा। अदरवाइज कोई नॉन जीरो नंबर उस टाइप से नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसका एक्सपेंशन ना करें। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट को हमें A³ के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जो 2 नंबर के सम वाला प्रॉपर्टी था उससे करते हैं। जैसे यहाँ देखिए A2 A3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक बार A3 A6 से आया और एक बार हम पूरा ले लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ पूरा लेते हैं, इसको पूरा। देखिए एक डिटर्मिनेंट मिल गया हमको। अगेन लिखे हम A2 A3 ये यहाँ लिखे। अब A3 A6 की जगह B2 B3 भी लिखेंगे, B2 B3 भी, और ये पूरा का पूरा लिख देंगे। ये पूरा हमने लिख दिया।
तो अब देखिए यहाँ पे C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है। क्या है रेशियो? A रेशियो B, A रेशियो B A B है और A रेशियो B। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो ये चीज़ बचेगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम? यहाँ भी दोस्तों देखिए क्या है, ये B 3B 6B को अलग ले चलेंगे, इसको अलग लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा? A 2A 3A, चलो ये बन गया, A 3A 6A ये हो गया। अब A + C 4A + 2C 10A + 3C ये बन गया। अलग से लेंगे A 2A 3A लेंगे, A 3A 6A लेंगे और B 3B 6B ले लेंगे, ये ले लेंगे। यहाँ भी देखिए C2 एंड C3 क्या है? प्रोपोर्शनल, जैसे A और B का रेशियो, 3A और 3B का रेशियो और 6A 6B का रेशियो, ये भी A रेशियो B। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मिलेगा कितना यहाँ पे? ये हो जाएगा A, ये चीज़ मिला यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ भी 2 का सम है, तो चलो फिर इसको बनाते हैं। A 2A 3A, A 3A 6A, A 4A 10A अलग से लिखा, फिर यहाँ पे A 2A 3A, A 3A 6A और C 2C 3C। यहाँ भी ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये चीज़ मिला दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ आ गया A 2A 3A 4A, ये देखिए ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट रो में, या ये कहो सारे एलिमेंट्स में A प्रेजेंट है, तो फर्स्ट रो से A कॉमन ले लो, सेकेंड रो से A कॉमन ले लो और थर्ड रो से, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम से A कॉमन है, सेकेंड कॉलम में A कॉमन है और थर्ड कॉलम में, तो 3 बार A आएगा तो A इंटू A, तो बचेगा कितना? 1 1 1 2 3 4 और 3 6 10, ये बचेगा। अब आप इसका एक्सपेंशन कर दो, आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन करने के बाद कितना आएगा? पूरा सॉल्व करके 1 आएगा। देखिए 1 आएगा तो A³ इंटू 1 क्या हो जाएगा? A³, हेंस प्रूव। अब एग्जाम्पल 12 है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। अब बिना एक्सपेंशन किए हमको प्रूव करना है 0 है, तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए x + y है तो यहाँ z है, यहाँ पर y + z है तो यहाँ x है, यहाँ z + x है तो यहाँ पे y है। तो चलो फर्स्ट रो में हम सेकेंड रो को ऐड कर देते हैं, R1 + R2। R1 में R2 को ऐड करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? x + y + z, x + y + z, x + y + z। तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट सेम हो गए, हम इनको कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x + y + z कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1 1 1। थर्ड रो में भी वही है 1 1 1। तो क्या हो गया? दोनों आइडेंटिकल हो गए, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब चलिए दोस्तों, ये है एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको इवेलुएट करना है यहाँ पे। 1 A B C, 1 B C A है और 1 C A B, इसको इवेलुएट करना है। तो दोस्तों जब भी आप के सामने ऐसा क्वेश्चन है, इवेलुएट कीजिए। आपको क्या करना रहता है कि उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज करके मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो, माइनस करके जो भी करो आप मैक्सिमम 0 बने। जैसे देखिए हमने सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई किया R1 - R2। तो एक चीज़ और दोस्तों याद रखना कि एक टाइम में एक ही ऑपरेशन यूज करना। जैसे हम कई बार होता है R1 - R2 भी कर दिए, फिर R2 - R3 भी कर दिए, वहीं ऐसा मत कीजिए। आप एक टाइम में केवल एक ही ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने R1 में से R2 को माइनस किया, तो देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आया, यहाँ A - B आया, BC - CA ये हो जाएगा BC - CA। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन? यहाँ से अगर हम -C कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? A - B हो जाएगा, यहाँ पे A - B बचा, ऐसे हो जाएगा 1 B C A हो जाएगा, यहाँ पे 1 C A B हो गया। अब यहाँ R2 - R3, अब सेकेंड रो में से थर्ड रो माइनस कीजिए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फर्स्ट रो में क्या आ गया? 0, यहाँ A - B बचा, यहाँ -C कॉमन लिया तो A - B। सेकेंड में से थर्ड को माइनस किया तो 0 आया, यहाँ B - C आया, यहाँ पे CA - AB आया। अब फर्स्ट रो में देखिए A - B कॉमन है तो यहाँ तो 0 ही बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे -C बचेगा, ये हो जाएगा 0 B - C, यहाँ -A कॉमन लेके B - C। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए सेकेंड रो में B - C कॉमन है, यहाँ पे देखिए B - C कॉमन है, यहाँ B - C, इनको भी बाहर लेंगे, A - B B - C, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 1 -C, 0 1 -A, यहाँ जाएगा 1 C A B। अब देखिए मैक्सिमम जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 0 मिल गया। चलो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हमने एक्सपेंशन किया, लिखा है एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो देखिए A - B B - C, इसको हमने एक्सपेंशन किया, सॉल्व किया, आप करोगे अपनी कॉपी पे तो ये आएगा C - A। तो ये कितना हो गया? A - B B - C C - A।
तो दोस्तों ये आ गया, इसमें इवेलुएट करके था। तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि एग्ज़ाम में क्या आता है कि यहाँ इवेलुएट की बजाय कह देता है प्रूव दैट, और यहाँ दे देगा, क्या देगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस। तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है, तो ऐसे ही करोगे। और इवेलुएट करना है तो ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए फैक्टर के फॉर्म में आ गया, अगर आप एक्सपेंशन करते तो सबका इंटू होता तो एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता तो सही रहता आंसर, कोई गलती नहीं, लेकिन फैक्टर फॉर्म में ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है प्रूव दैट बी प्लस सी बी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी, जो भी है। तो एक चीज़ पता है दोस्तों कि अगर हम सीधे एक्सपेंशन कर दें तब भी 4ABC आ जाएगा ये चीज़, अगर हम एक्सपेंशन कर दें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, काटने में प्रॉब्लम होगा, ढेर सारे टर्म्स मिलेंगे, उसको खोजना, आप परेशान होगे। इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करके पहले आप कोशिश करो कुछ फैक्टर्स बाहर निकाला जाए, कुछ जीरोस बनाया जाए, फिर एक्सपेंशन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखने पे क्या पता चलता है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे बी प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, तो यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है तो सी ए बी, मतलब हर एक कॉलम में दो दो टर्म से बना है। तो चलो हमने क्या किया कि फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दिया। जैसे R1 में किसको किसको ऐड किया, R2 और R3 के एलिमेंट्स को। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2B प्लस 2C, यहाँ 2C प्लस 2A, 2A प्लस 2B, ये चीज़ यहाँ हो जाएगा B C प्लस, ये तो अपने आप बने रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट रो में सब में देखिए 2 प्रेजेंट है, तो 2 को आप कॉमन ले लो, कितना बचेगा, B प्लस सी, यहाँ बचेगा C प्लस ए, यहाँ बचेगा A प्लस बी, ये चीज़ आ गया। अब हमने क्या किया, R1 फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दिया R2 को, तो क्या बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पे C प्लस ए में से C प्लस ए गया, 0 बचेगा, यहाँ पे B गया, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ हो जाएगा B C प्लस ए, यहाँ बचेगा B, और यहाँ बचेगा C यहाँ हो जाएगा A प्लस बी। अब थर्ड रो में से फर्स्ट रो को आप माइनस कर दो, जैसे R3 है, ये थर्ड रो है R3, इसमें से आप माइनस कर दो किसको, R1 को, तो C में से C गया, यहाँ 0 बचा, यहाँ C में से 0 गया, C बचा, यहाँ A प्लस बी में से A गया, कितना बचेगा, यहाँ पे B बचेगा। तो 2 0 तो हमने बना लिया है। दोस्तों सबसे अच्छा है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन ही कर देते हैं, 2 बाहर आया है तो अच्छा एक बार और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया गया, R2 माइनस R3, सेकेंड रो में से थर्ड रो को जब माइनस करोगे तो थोड़ा और कम टर्म होगा, इसे C प्लस ए से केवल A मिलेगा, यहाँ भी एक 0 और बन गया, चलिए ये 0 आ गया, तो ठीक है। आप फिर अब आप एक्सपेंशन कर सकते हो इसका, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कीजिए आप, देखिए। तो एक्सपेंशन करने के बाद ये हमने एक्सपेंशन किया, ये इतना ABC प्लस ABC 2ABC हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4ABC, ये आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो दोस्तों, ये तो मैंने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स वाई के इक्वल ना होने का मतलब वाई एक्स के इक्वल नहीं है, वाई जेड के इक्वल नहीं है, और एक्स जेड के इक्वल नहीं, मतलब तीनों ही डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट से क्या हुआ कि अगर हम एक्स माइनस वाई निकालेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, y माइनस जेड निकालेंगे तो ये भी 0 नहीं आएगा, और z माइनस एक्स और x माइनस जेड निकालेंगे ये भी 0 नहीं आएगा। डिफरेंट है तो ये डेल्टा का है इतना इक्वल्स टू 0 है, डेल्टा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये चीज़ है इसमें, ये चीज़। देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ये आपको शो करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या है, 0 है। तो चलिए देखते हैं हम इसको, ये देखिए दोस्तों ये चीज़ है इसमें। तो पहले हम वही वाली प्रॉपर्टी निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो वैसे हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया, और इधर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड तीनों कॉमन है, फर्स्ट रो में एक्स, सेकेंड रो में वाई, थर्ड रो में जेड, तो यहाँ बचेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ये चीज़ बचा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इस जगह आप, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये चीज़ आया। तो पहले आप C1 और C3 को इंटरचेंज कीजिए, तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इसमें अप्लाइंग C1, यहाँ पे देखिए चेंज है तो माइनस साइन बाहर आएगा, कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करने से माइनस साइन बाहर आता है, तो यहाँ 1 1 1 आ गया, यहाँ एक्स वाई जेड।
अब आप सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, सेकेंड और थर्ड को, तो माइनस से फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आ गया। अब एक ही बार में हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब दोस्तों जो चीज़ हमें प्रूव करना, यही प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या है, 0। ये चीज़ प्रूव करना है। ये देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट है इसका। तो अगर हम ये दिखा दें कि नॉन जीरो है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है और एक हो जाए नॉन जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो जरूर इसको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो पहले हम इसकी बात करते हैं जिसको हमें नॉन जीरो दिखाना है। तो देखिए ये आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, 3 1 है तो 2 को जीरो बनाओ। पहले हमने R1 में से R2 को माइनस किया, फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस किया। देखिए ये आएगा 0x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या किया, R2 में से R3 को माइनस किया, यहाँ 0 आया, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फैक्टर किया दोनों में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए इसमें ऐसे किया, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे किया, y माइनस जेड वाई माइनस जेड, इनको बाहर किया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब यहाँ देखिए 3 एलिमेंट में थे, 2 तो जीरो बन गया, ये 1 आ गया। अब इसको 2/2 का बनेगा एक्सपेंशन करने पे, इसको सॉल्व कीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ बचेगा z माइनस एक्स। तो हमने शुरू में ही कह दिया था दोस्तों कि x माइनस वाई नॉन जीरो है, y माइनस जेड नॉन जीरो है, z माइनस एक्स नॉन जीरो है। तो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। अब हम फिर वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे क्या था, इक्वेशन 1 में 1 प्लस एक्स वाई जेड था, यहाँ पूरा डिटर्मिनेंट बना था, उसकी वैल्यू ये आई। तो ये तो इनका प्रोडक्ट नॉन जीरो हो गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 16, ये हमें प्रूव करना है। ये चीज़ है दोस्तों, इसको हमें प्रूव करना है, ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और फिर ए बी सी से यही इंटू कर दिया तो ए बी सी आया, यहाँ ए से कटा तो बी सी बचा, बी से बी कटा तो ए सी बचा, सी से सी कटा तो ए बी बचा। ये हो गया। तो देखते हैं दोस्तों इसमें LHS शुरू करते हैं। यहाँ पे ये LHS है। तो पहले हम ए देखिए 1 बाई ए लाना है, 1 बाई बी 1 बाई सी। तो फर्स्ट रो में हमने ए कॉमन लिया। जब अब कोई नंबर आप कॉमन लोगे तो सीधी सी बात है उससे डिवाइड होगा। तो फर्स्ट रो के यहाँ 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 सब में ए से डिवाइड हुआ तो 1 बाई ए प्लस 1 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई ए। ऐसे ही सेकेंड रो में बी जब आप कॉमन लोगे, यहाँ पे बी हमने कॉमन लिया तो बचेगा 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी। और थर्ड रो से सी को कॉमन लिया तो 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ये चीज़ आया। अब फर्स्ट रो में R1 प्लस R1 में R2 R3 के एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए तो वही चीज़ आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये तीनों में आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चीज़ बना 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ऐसे ही यहाँ बचा। अभी इसको हमने बाहर ले लिया, ए बी सी ये बचा और ये हमारा डिटरमिनेंट बचा। ठीक, तो अब देखिए इसमें बहुत कुछ सेम लग रहा है। जैसे 1 बाई बी यहाँ है, 1 बाई बी यहाँ है, 1 बाई सी यहाँ, 1 बाई सी यहाँ 1 1। तो माइनस वाइनस करके आप जीरो बनाओ। जैसे C2 में से C1 हमने माइनस किया, पहले काम यही कर दिया। तो यहाँ जीरो बनेगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ हमने किया है, देखिए ए बी सी यहाँ हमने कर दिया है, ये तो इतना आया था। फिर इतना जीरो बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दिया। तो दोस्तों ये आ गया, फिर ए बी सी से यहाँ पे इंटू कर दिया तो ये चीज़ आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये 4th चैप्टर आपका शुरू हो गया है, तो 4th चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक दोस्तों आप अच्छे से वीडियो को देखिए, थोड़ी NCERT टेक्स्ट बुक की स्टडी कीजिए, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जहाँ कहीं भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे वीडियोज़ का अपडेट आपको डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।